वक्त के पाँव। कहते हैं वक्त के पाँव नहीं होते, बिना हटाता है और चला जाता है। आने और जाने के बीच में उसमें एक ठहराव होता है, छोटा या बड़ा ठहराव, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वक्त साथ में वेदना लाया है या सुख। जो भी हो, कम या ज़्यादा, पराया वक्त गुजर ही जाता है। यह सब कितना सरल लगता है, खासकर तब जब हमें किसी को उसके बुरे समय में दिलासा देनी होती है, या जब किसी के अच्छे समय को देखकर खुद को दिलासा देनी होती है। परंतु क्या कभी गौर किया है कि कहीं कहीं कुछ जगहों पर कुछ लोगों के लिए यह ठहराव कितना लंबा होता है, जब वक्त केवल एक बार आता है और सांसों के साथ ही जाता है, जब जीवन ठहराव में ही बीत जाता है, जब कुछ भी वक्त का मोहताज नहीं होता, जब आठों के मायने नहीं होते, जब कोई शक्ल तो होती है पर आईने नहीं होते। यह सब मुझे उन 2 घंटों के बीच महसूस हुआ जब मैं उससे मिला। ये कोई हादसा नहीं था, घटना या दुर्घटना नहीं, कोई जीत या हार भी नहीं। बस एक छोटा सा लम्हा था जो मेरे लिए तो भाग रहा था, पर उसके लिए बिल्कुल थमा हुआ था। मैं इसे कहीं भी कभी भी दोहरा सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे अंदर आज भी बिल्कुल ताज़ा है। पर वक्त की नज़रों से देखें तो ये कुछ 23 साल पहले की बात है। मैं बेंगलोर से बेलगांव जा रहा था, अपनी बास्केटबॉल टीम के अन्य खिलाड़ियों के साथ। आज बेशक मुझ में वह अवशेष न नजर आए, पर उस समय मैं देश के चुनिंदा युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों में से एक था। अपने इस शौक को मैंने कई वर्षों तक जीवित रखा। आज भी इन शारीरिक और सामाजिक विफलताओं के बावजूद यदि खेलने का मौका मिलता है तो मन के किसी कोने में टांग सिकोड़े बैठा हुआ खेल का कीड़ा कुलबुलाने लगता है। पर यह मेरी बात है, और यहाँ यह केवल वजह मात्र है जिसके कारण रात के 11 बजे मैं उस छोटे से स्टेशन पर बैठा दूसरी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था। स्टेशन का नाम मिराज था, और बेंगलोर से यहाँ आने के बाद हमें गाड़ी बदलनी थी जो रात में 1 बजे हमें मिलती। बाकी साथियों ने मुझे सामान के पास बैठाया और सब घूमने निकल गए। मैं अपनी टीम में उम्र में सबसे छोटा था, कुछ 19 बरस का, और यूं कहने को तो मैं लगभग 6 फीट का था, पर इस बास्केटबॉल की टीम में मैं लंबाई के लिहाज से भी सबसे छोटा था। यदि इस दानवीय टीम को मैं अपने गांव ले जाता और इन्हें मात्र देखने के लिए टिकट लगाता तो शायद आज मैं भी 2 बिस्वा जमीन खरीद ही लेता। परिवार में छोटों पर हम जिम्मेदारियां नहीं डालते, पर यहाँ मुझे आसानी से सारे सामान की हिफाजत का जिम्मा थमा दिया गया था। उन्हें पता था कि बड़ों का लिहाज और मेरी आगे खेलने की लालसा मेरी मजबूरी है। यह उत्पीड़न था जिसे हम अनायास ही छोटी छोटी बातों से शुरू कर देते हैं, और बाद में जब उत्पीड़ित थक हार कर विद्रोह करता है तो असामाजिक तत्व या फिर बागी कहलाता है। आप सोचेंगे कि इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा तूल क्यों? पर यकीन मानिए, हजारों मील लंबा सफर भी एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। वरना घूमने की इच्छा तो मेरी भी थी। खैर, मैंने अपने बैग से अर्थर हेली की किताब निकाली और उसमें खो गया। उन दिनों मैं अर्थर हेली और निर्मल वर्मा को खूब पढ़ता था। इस स्टेशन से अधिक गाड़ियां नहीं गुजरती। प्लेटफॉर्म की निर्जनता और अजीब सी खामोशी इसका सबूत थी। मैं इस लोहे की बेंच पर बैठा था और मेरे आगे कुछ बैग और अटैची करीने से रखी थी, जिनकी अनचाही रखवाली का जिम्मा मुझ पर था। मेरे दाएं हाथ पर वो किताबों की लकड़ी की दुकान थी, जिसे कुछ ही देर पहले उस दुकानदार ने बड़ी तल्लीनता से लकड़ी की पटरियां लगाकर बंद किया था। एक ठेला भी उससे कुछ ही दूर था, पर अनमना सा आराम कर रहा था। पानी के नलों के बगल में और उसके पास ही बेंच पर उसका मालिक सो रहा था, ठंडी पड़ी चाय और बासी होती पूरी और भाजी के बीच। बीच बीच में एक पुलिस वाला कहीं से आकर कहीं को चला जाता था, अपने हाथ में उलझे डंडे को हिलाता हुआ। बाएं हाथ पर लोहे का मोटा खंभा था। ऐसे कई खंभों पर इस प्लेटफॉर्म की ऊंची लोहे की छत अटकी पड़ी थी। एक गाय भी थी जो पीछे सीढ़ियों के पास बैठी थी, मानो यह जगह उसने पेटेंट करा लिया हो। कुछ 100 मीटर दूर जहां बाहर निकलने का द्वार था, वहां कुछ चहलकदमी अवश्य थी।
मेरे सर पर एक पंखा था जो केवल इसलिए चल रहा था क्योंकि उसे चलाया गया था। ठीक वैसे ही जैसे हम अमूमन नौकरी में अपनी फाइलें निपटाते हैं। यदि मेरे बगल रखी पानी की वह बोतल नीचे न गिरती तो शायद वह नहीं जगता, पर उसे जागना था और वह जगा। और फिर मुझे वह आवाज़ सुनाई दी, कुछ खाई के दे देता भैया। वह मुझसे कुछ 5 मीटर की दूरी पर था, बिल्कुल लोहे के मोटे खंभे से सटा हुआ, और मैं अब तक अपने को अकेला समझ रहा था। मैंने आश्चर्य से देखा, वह कुछ गठरी जैसा ही था, अंग्रेजी के जेड अक्षर की तरह। एक डंडा जो सिरहाने पड़ा था, कुछ कपड़ों की शक्ल में चीथड़े, हल्की सफ़ेद दाढ़ी जो शायद अब न बढ़ती थी न घटती थी, अंदर धसी हुई आंखें जिन्हें देखने का शौक न बचा था। डंडे के बगल रखा हुआ बड़ा सा खोरा यानी कटोरा जो शायद जूठन की खान था, और वह कराहती पर बिल्कुल साफ आवाज़, कुछ खाई के दे देता भैया, भिनसार देख ले। भिनसार हमारे यहाँ सुबह को कहते हैं। ये मेरे गांव की बोली थी। मेरे गांव से कोसों दूर इस अनजानी जगह पर, अनजानों के बीच अनजानी रात में, अनजाने कान उस अनजानी बोली को साफ पहचान सकते थे। आश्चर्य था, मेरे इतने करीब एक जीवन था और इतनी देर तक मुझे इसका एहसास भी नहीं। इस निर्जन स्टेशन पर हमारे एहसासों का ये हाल है तो भीड़ में इन आवाज़ों का क्या अस्तित्व होगा। अब मैं उसे देख सकता था, पर शायद उसकी आंखें जवाब दे चुकी थी, या शायद उन आंखों ने कभी रोशनी देखी ही ना हो, पर वह तो भिनसार देखने की बात करता है। उसे याद नहीं है कि वह यहाँ कैसे पहुँचा, कब पहुँचा, कहाँ से पहुँचा, पहुँचाया गया था या फिर यूं ही पहुँच गया। कुछ बेटवा और पतोहू की बात करता है, पर इससे अधिक कुछ नहीं, बस कुछ खाने को मांगता है। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मैं उसे 20 रुपए देना चाहता हूँ। ये मेरे लिए एक समय के भोजन की रकम थी उन दिनों, पर वह नहीं लेता। कहता है, रुपया ना चाहिए बच्चा, कुछ खाई के दे देता भिनसार देख ले। यहाँ कुछ खाने को नहीं मिल रहा। स्टेशन के बाहर हो शायद, पर मैं नहीं जा सकता था। मैं इंतज़ार करने लगा, शायद एक आध साथी पहले आ जाए। मैं उससे खड़ी बोली में ही बात करता हूँ। क्यों, मुझे पता नहीं। मैं उसे छूना नहीं चाहता, पर मैं उसे खोना भी नहीं, पर मैं उसे खाना देना चाहता हूँ। मैं उसके पास नहीं बैठना चाहता, पर मैं उससे सहानुभूति भी रखता हूँ। ये असमंजस की स्थिति है हमारी आज की दशा को उजागर करती हुई। हम आज भी सहानुभूति तो रख सकते हैं, दूर से शायद कुछ कर भी सकते हैं, पर इनमें सम्मिलित नहीं होना चाहते, इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी अपनी लाइफ है और हैं हमारे अपने सपने। हम हकीकत में भी हैं और हकीकत से परे भी। मेरे कुछ साथी लौटे हैं, ट्रेन का समय हो चला है। मैं दौड़कर स्टेशन के बाहर जाता हूँ। एक दुकान है, वहाँ चाय भी मिल रही है और पाव रोटी भी। मैं पाव रोटी खरीदता हूँ और एक कुल्हड़ में चाय भी। संभल कर वापस लौटता हूँ, वरना चाय छलक जाएगी। स्टेशन पर कुछ आवाजाही बढ़ गई है, ट्रेन आ रही है। मेरे साथी अपना सामान उठा लेते हैं। उनमें से एक मेरा भी बैग उठा लेता है। मैं दूर से देखता हूँ, उसका कृतज्ञ रहता हूँ। वो ट्रेन की ओर बढ़ चलते हैं। मैं उस बूढ़े के पास पहुँचता हूँ, उसके हाथ में कुल्हड़ थमाता हूँ, जिसे वो सावधानी से अपने बगल में रखता है, जिससे कि बाद में टटोल कर उठा सके। फिर मैं उसे पाव रोटी देता हूँ और कहता हूँ, बाहर दुकनिया में यह रहा बाबा, खा लिया। और जैसे ही जाने को होता हूँ, वह मेरी कलाई पकड़ लेता है। भाषा और बोली का महत्व उस दिन मुझे चरितार्थ हुआ। हे बेटवा, हमहु कली आए चलत्या, तोहरे गोड़े गिरी बेटवा, हमहु कली आए चलत्या। एक अधमरे बूढ़े के लिए मेरी कलाई पर उसकी पकड़ काफ़ी मजबूत थी, वैसे ही जैसे एक डूबता हुआ किसी सहारे को पकड़ लेता है। मैंने उससे हाथ छुड़ाया था और दौड़ कर ट्रेन में जा बैठा था, पर मेरी कलाई पर उस पकड़ की गर्माहट काफ़ी दिनों तक मेरे साथ रही।
वो पीछे से चिल्लाता रहा, मैं अपनी राह चलता रहा। उसकी अपनी मजबूरी थी, मेरी अपनी। उसका वक्त बरसों से उसी लोहे के खंभे के नीचे ठहरा हुआ था, पर मेरा वक्त तो भाग रहा था। मैं क्या करता हूँ।